खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। वैसे तो आप बचपन से रोते ही आए हो, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। तो यदि आपको हार मिली है तो उसको अपना मोटिवेशनल बनाएं और सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसे निराश बैठे ना। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानंद मैथ क्लासेस पर। तो आज मैं क्लास 10th के प्रश्नावली 2 को कंटिन्यू कराएंगे और मैं उसमें जो दूसरा लेसन है तुम्हारा बहुपद जिसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, उसके बारे में आप उसकी प्रश्नावली करेंगे। 1.1 प्रश्नावली करेंगे और प्रश्नावली 1.1 करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, उसकी जो मूलभूत चीजें हैं उसको जाने। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आपको अवगत है कि पहले लेसन का ही नाम है बहुपद। तो बहुपद जिसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, तो इसको परिभाषित करते हैं जैसा कि शब्द से ही आपको परिभाषित हो रहा है। बहु मीन्स बहुत और पद मत पद। मतलब जो जहां बहुत से पद होते हैं वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुत से पद ही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो एक तरह से आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, आपको साइड में दिख रही होगी। एक ही चर के अनेक पदी व्यंजकों के समूहों को बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की समझते हैं, जैसे मान लो a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा सीरीज प्लस an x की पावर n। ओके, जहां पे जो an का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, जहां लिखोगे जहां an इज नॉट इक्वल टू 0, an का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लो इसका 0 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो a है ना, जो अचर राशि है an, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ये वाला ये क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सही है, तो जहां an का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जो आपको दिख रहे होंगे जो x है वो क्या है, यही बोल रहा है जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया कि एक ही चर के अनेक पदी व्यंजकों के समूह। एक ही चर है, इसमें x x x x x x है, ऐसे ही इसकी पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैसे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। और जहां जो a0 a1 a2 दिख रहे हैं वो क्या है आपके a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an तक आपको जो दिख रहे हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब यह है कि a0 a1 a2 a3 का मान प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकती है, रूट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। तो ये आपके बहुपद की परिभाषा हुई। और अब बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मान लो बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो बहुपद के प्रकार बहुत सारे प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है। आइए इनको डिटेल से समझते हैं कि बहुपद जो अनेक प्रकार के होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो बहुपद के प्रकार, जैसा कि मैंने बताया कि पहला क्या होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को आप बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो
इसकी थोड़ी मैं आपको रैखिक बहुपद की परिभाषा बताऊं तो इस प्रकार होगी, जिस बहुपद की घात अधिकतम एक होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो जैसे कि मान लो इसे px से डिनोट करते हैं, मान लो पॉलिनोमियल बहुपद के क्या करते हैं, पॉलिनोमियल मतलब p है तो इसका किससे व्यक्त करते हैं, p, और x इसके मान लीजिए कि x चर का है, ये y चर का हो तो y मान लेंगे, a चर का है तो a चर का, जैसे जिस चर का होगा उसी चर का हम उसको बहुपद को मान लेंगे। मान लो px है तो बराबर ax प्लस b, सही है, जो इसका मूल रूप होगा, या आप एग्जाम्पल की ऐसे भी ले सकते हो 3x प्लस 5। ये क्या है, यही रैखिक बहुपद है, जिस बहुपद की घात अधिक से अधिक क्या हो, एक हो। इस बहुपद की क्या है, घात एक ही तो है। और पहले ये और बता दो बहुपद की घात क्या होती है। मान लो किसी बहुपद की सबसे अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, तो इसकी घात अधिकतम क्या है, इसकी क्या मानो, एक ही मानोगे, तो इसकी घात एक हुई, यदि घात एक हुई तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ओके, तो ये px बराबर ax प्लस बी या 3x प्लस 5 ये आपके एग्जाम्पल हुए। उसके बाद दूसरे बहुपद के तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पहले द्विघात समीकरण की, द्विघात बहुपद की परिभाषा समझते हैं। जैसा रैखिक समीकरण में आप जानते हो कि जिस बहुपद की घात एक हो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, उसी प्रकार जिस बहुपद की घात दो हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो करते हैं, जैसे मान लो पी वाई हो, इसमें आपको डरने की बात नहीं है, एक्स है या वाई है, मैंने बता था एक ही चर के अनेक पदी व्यंजकों के समूहों को आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जो मान लो ये क्या है, बहुपद है, इसे मान लो पी एक्स से नोट कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है पी एक्स के बराबर है, क्योंकि ये क्या बहुपद है, तो ये क्या है पी एक्स है। तो मैंने बोला कि बहुपद क्या होता है, ये क्या है बहुपद ही तो है। बहुपद क्या होता है, एक ही चर है, मतलब एक ही चर आ रहा है, एक ही चर के अनेक पदीय व्यंजकों के, तो अनेक व्यंजक है, मान लो एक पद, दो पद, तीन पद, अनेक पदीय व्यंजकों के समूह, ये पूरा समूह ही तो है, कोई हम बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार द्विघात बहुपद है, इसमें क्या है x चर था, इसमें क्या है y चर है, तो पी वाई बराबर आप ले सकते हो मान लो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, सही है। तो ये क्या हुआ, आपका द्विघात बहुपद हुआ। जिस बहुपद की घात दो होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। मान लो जिसकी घात कितनी है, दो है, तो कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। मैं एक और बात बता दूं आपको, जैसे मान लो जो रैखिक बहुपद है तो इसके हल कितने होंगे, एक हल होगा, और द्विघात बहुपद इसके हल कितने होंगे, दो होंगे। जितनी अधिक से अधिक घात होती है उस बहुपद के उतने ही हल होते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर बढ़ते हैं, तीसरा है त्रिघात बहुपद। यही करते हैं थोड़ा, त्रिघात बहुपद नंबर 3 है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को आप बोलते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब त्रिघात को बहुपद को समझते हैं। जैसे मान लो जिस बहुपद की घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे मान लो पी यू, अब इसमें u चर का मानेंगे, पी यू किसी भी चर का मान सकते हो, x का मान सकते हो, y का मान सकते हो। जैसे यहां पे जो चर मानो वही चर का पूरा वो आप समूह लिखोगे हैं। जैसे मान लो यू क्यू प्लस 2u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 5। आपको दिख रहा होगा यहाँ की पावर जो चर है उसकी अधिक से अधिक घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। जो जिसकी घात 3 हो तो क्यूबिक का मतलब त्रिघात बहुपद हो जाएगा, सही है। तो ये, और इसके अधिक से अधिक हल कितने होंगे, इसके 3 अधिक से अलग होंगे, अधिक से अधिक होंगे, क्योंकि इसकी सबसे अधिक पावर कितनी है, 3 है। इसी प्रकार चौथा बहुपद है तुम्हारा अचर बहुपद। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद हो सकते हैं, चतुर्थ घात हो सकते हैं, पंचघात हो सकते हैं, षष्ठ घात हो सकते हैं, इसी प्रकार अनेक घात के हो सकते हैं। इसी प्रकार एक और बहुपद आता है जो स्पेशल होता है, अचर बहुपद। अचर
बहुपद, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जैसा कि आपको शब्द से ही प्रतीत हो रहा होगा, अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब यह है यहां केवल और केवल अचर संख्या है, जहां कोई चर की बात ना हो, तो वह संख्या, वह बहुपद कैसा कहलाता है? अचर बहुपद। तो जिस बहुपद की घात 0 हो तो वही घात कौन सा कहलाएगा? बहुपद, वह अचर बहुपद कहलाएगा है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो पी एक्स बराबर 0, सॉरी 0 नहीं 5 मान लो, 5 और x की पावर क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो, सही है। क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। जिस बहुपद की पावर 1 हो तो वह अचर बहुपद कहलाएगा। ये संख्या क्या? 5 है, ये है। तो ये अचर बहुपद होगा p गुणा x की पावर 0। इसको क्या ले सकते हैं? बराबर 5 ही लिखोगे हैं। तो ये 5 क्या है? अचर संख्या। अचर संख्या से मिला हुआ जो बहुपद होता है वही अचर बहुपद होता है। उसी प्रकार समझते हैं अंतिम बहुपद है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद को आप ऐसे बोल सकते हैं 0 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स। तो जीरो बहुपद क्या होता है? आपको शब्द से प्रतीत हो रहा होगा कि शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद मतलब जिस बहुपद की मान है, जो जिस बहुपद का मान अधिक से मतलब क्या हो? 0 हो। जिस बहुपद का मान 0 हो तो वो कौन सा बहुपद होता है? शून्य बहुपद होता है। इसमें आपका अचर भी आ सकता है, रैखिक बहुपद भी आ सकता है, द्विघात बहुपद भी आ सकता है, त्रिघात बहुपद भी आ सकता है। आप देखेंगे किस प्रकार आ सकता है, इसकी कितनी भी पावर हो सकती है। देखते हैं, मान लो पी एक्स बराबर 0 है। क्या है? तभी तो ये 0 होगा। जिसका बहुपद का मान 0 हो वही तो क्या होगा? तुम्हारा शून्य बहुपद होगा। लेकिन जो देखते हैं कि यह बहुपद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, अचर बहुपद कैसे हो सकता है? देखते हैं। मान लो 0 को हम क्या ले सकते हैं? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x, मान लो 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0, इस प्रकार ले सकते हैं। ये इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये तुम्हारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार हम त्रिघात बहुपद बना सकते हैं, चतुर्घात बना सकते हैं, इसी प्रकार रैखिक बहुपद बना सकते हैं। क्योंकि इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मान आखिर में आएगा तो 0 ही। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा है। तो ये आपके बहुपद के प्रकार हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुपदों के शून्य है, जीरो या पॉलिनोमियल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुपदों के शून्य, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद थोड़ा चैप्टर करवाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले कराता हूं। तो कॉन्सेप्ट जानने से पहले ये होता है कि आप एक एक चीज को बारीकी से जाते हो। यदि एक एक चीज को आप बारीकी से जानोगे तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें आसानी आ जाएगी। ठीक है। तो बहुपदों के शून्य, इसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपदों के शून्य, इसको शून्यक भी बोल सकते हैं, इसको मूल भी बोल सकते हैं, इसको मान भी बोल सकते हैं। ऐसे x का मान निकालते हैं वही क्या होता है? शून्यक होता है। इसी प्रकार जीरो को भी क्या बोल सकते हैं? रूट बोल सकते हैं। सही है। इसकी वैल्यू बोल सकते हैं। इसका हमें जीरो लगाना मतलब वैल्यू लगानी, मतलब x की वैल्यू लगानी है, वो क्या होता है। तो देखते हैं बहुपदों के शून्य। तो इनको बहुपदों के शून्य जी बहुपद के प्रकार पर डिपेंड करते हैं। यदि रैखिक बहुपद होगा उस बहुपद के शून्यक 1 होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। और जैसे कि मान लो बहुपद द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे, जीरो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। और इसी प्रकार यदि त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक कितने होंगे? 3 होंगे, शून्यक 3 होंगे। और यदि चतुर्थ घात है वो 4 होंगे। यदि अचर घात है उसके 1 भी नहीं होगा, या शून्य घात है तो उसका 0 होगा है। तो बहुपदों के शून्यक, जैसे मान लो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है। इंपोर्टेंट है ये,
प्रश्नावली 1.1 में आपका काम भी देगा ये। जैसे मान लो पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे हमें देखो कभी भी बहुपदों को शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 रखते हैं। जैसे जी पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस बी दे रखा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि इसका बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, या शून्य ज्ञात करना मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है, 0 ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हमें पी एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, पी एक्स बराबर 0। ये ये 0 तो ये भी 0 के बराबर होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा 0। तो ए एक्स बराबर जे प्लस की संख्या माइनस की भी आएगी इधर, और ए बराबर माइनस के बी अपॉन ए, जब गुणा की संख्या इसमें आएगी वाई ए के, तो जो सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, तो जो एक्स का मान निकला है, मान लो जो रैखिक बहुपद था, इसका अधिक से अधिक मान कितना निकला, 1 निकला है, क्योंकि मतलब कौन सा बहुपद था, ये रैखिक बहुपद था। इसी प्रकार मान लो जैसा बहुपद होता है उसके मान उसी प्रकार के निकलते हैं। तो इसका थोड़ा मान लो जैसे कि शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद ये क्या है, एक्स का मान है, तो जो एक्स का मान है यही क्या है, बहुपदों के शून्यक हैं। तो बहुपदों के शून्यक ये रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद था, इसी प्रकार रैखिक बहुपद होने के नाते, रैखिक बहुपद होने के नाते एक्स का मान 1 ही होगा, एक्स का अधिक से अधिक वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आप कुछ भी नहीं करना है, यदि किसी भी बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है तो उसको बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं और उसको अपने तरीके से हल करते हैं। तो एक्स बराबर माइनस के बी अपॉन ए होगा है। और ये और बता दूं, जैसे कि मान लो जो ये बहुपद है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा माइनस के बी अपॉन ए कहां होगा, यहां पे होगा मान लो, मतलब ये क्या किसी बिंदु के निर्देशांक है, जैसा कि आपने 9 पढ़ा होगा है। यहाँ पे मान लो जे इस अक्ष से जाता है, तो यहाँ पे किस पे काट रहा है, वो एक्स अक्ष पे काट रहा है। यदि वो एक्स अक्ष पे काट रहा है तो जो एक्स अक्ष पर जिस रेखा के, मान लो ये क्या रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण होगा तो क्या होगा, ये एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, और वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उसका क्या होगा, हल होगा। मान लो किस बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, यदि एक बिंदु पर काट रहा है तो अधिक से अधिक हल कितने होंगे, 1 होगा है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय रूप। मान लो जैसे हम ग्राफिकल जो रूप होता है उस पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका निरूपण कैसे करते हैं, उसका रूप कैसे होता है वो सीखेंगे। तो आइए जैसे मान लो अब लेना है बहुपदों के शून्य, क्योंकि हम बहुपद पढ़ रहे हैं, फिर जो निरूपण करेंगे वो किसका करेंगे, शून्यकों का करेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी है। तो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय रूप, इसको इस प्रकार लिख सकते हो आप, मान लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय रूपण उस पर डिपेंड करता है ये बहुपद किस प्रकार का, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि चतुर्घात बहुपद है कि अचर बहुपद है कि शून्य बहुपद है। तो पहले हम रैखिक बहुपद के लिए लेते हैं। पहला, जब बहुपद क्या हो, रैखिक हो, मतलब जिस बहुपद की घात 1 हो, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए लेते हैं, जैसे मान लो माना पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी है, क्या पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है। तो जैसे कि अब जैसा कि आपको ऊपर शो हो रहा है कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय रूप, तो ज्यामितीय रूप है तो मतलब इसका ग्राफिकल बनाना पड़ेगा है, ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है। आप जानते हो ये क्या होता है, कार्तीय तल होता है, जे एक्स अक्ष होता है, जे एक्स डैश होता है, एक्स डैश मतलब माइनस की तरफ जाते हैं, जे वाई होता है, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस, जे माइनस की तरफ जाता है, जे प्लस की तरफ जाता है। आप इसके निर्देशांक भी जानते हैं, या प्लस प्लस के होते हैं, या माइनस प्लस के होते हैं, या माइनस माइनस के होते हैं, या प्लस माइनस के होते हैं, ठीक है। ये होता है, तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी,
तो यहाँ पे आप निकालोगे, हमें मान लो इसका शून्य ज्ञात करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा है। तो क्या करोगे, ax प्लस बी बराबर 0, तो a बराबर माइनस के b अपॉन ए। एक्स का मान क्या आएगा, ये तो आएगा जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो मतलब x का मान क्या है, माइनस के b अपॉन ए है। रैखिक बहुपद के लिए ले रहे हैं तो x अक्ष पर कितना चलेंगे, माइनस के b अपॉन ए। तो मान लो यहाँ पे स्थित होगा माइनस के b अपॉन ए, और इस पे जो x अक्ष पे y तो होगा नहीं, मान लो जो बिंदु है तो क्या होगा, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर इसका मान तो माइनस के b अपॉन ए है, लेकिन y अक्ष का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसके रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा आएगी है, हमेशा रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा आती है। तो लिख दोगे ax प्लस बी का समीकरण क्या होगा, यही तो होगा ax प्लस बी, इसी का बहुपद होगा ये। तो मैं फिलहाल ये बताना चाह रहा हूं कि जो बहुपद हैं उनके शून्यकों का ज्यामितीय रूपण, ये बहुपद हो गया तो ये बहुपद होगा। इनके शून्य, शून्य क्या ये है, इन शून्यकों क्या क्या हमने किया, इन बिंदु पर हमने रिप्रेजेंट किया, मतलब इस बिंदु पर होगा माइनस के बी अपॉन ए। तो यही है कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय रूप, सही है। अब मान लो आपको दिख रहा होगा कि एक्स अक्ष को किस, पहला जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, अधिक से अधिक एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका हल भी कितना होगा, एक होगा है, और हल भी एक होगा, और जिस एक्स अक्ष पर काटेगा वही तुम्हारा एक्स का मान भी होगा, शून्य होगा। मान लो जैसे कि इस बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु पर काट रहा है, तो पहली बात ये होगी कि इसका शून्य कितना होगा, एक होगा, और वह क्या होगा, एक्स का मान वह यह होगा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, इसी प्रकार द्विघात समीकरण में समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लेते हुए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो द्विघात बहुपद लेते हैं पहले, अब लेते हैं द्विघात बहुपद के लिए, सेकंड है द्विघात अब द्विघात बहुपद के लिए लेते हैं। तो द्विघात बहुपद को लेने के लिए हमको पहले हमें एग्जाम्पल मान लेना, इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर मानते हैं, माना पी एक्स बराबर, जो एक बहुपद है पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्या आपको दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद, क्योंकि हम द्विघात बहुपद के लिए ले रहे हैं। ये द्विघात बहुपद है, तो इसके लिए हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं, किस प्रकार का होगा, पहले सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। जे एक्स अक्ष हुआ, जे एक्स डैश हुआ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा हम शो कराएंगे तुम्हें। मान लो जी एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स डैश हो गया है, जी वाई हो गया, जी वाई डैश हो गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिस x का मान हम तरह तरह के रखेंगे, जिसको मान लेंगे px बराबर क्या ये है, इसको वक्र बनाना, थोड़ा क्या बनाना, वक्र बनाना, क्योंकि वक्र बनेगा। मान लो जो रैखिक बहुपद होता है उसकी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, लेकिन जो द्विघात त्रिघात होते हैं उनकी एक क्या होती है, एक थोड़ा वक्र के रूप में होता है। तो वक्र के लिए लेते हैं, वक्र के लिए, वक्र के लिए, तो वक्र के लिए जैसे मान लो सीधी रेखा के अलावा जो भी आकृति बनती है वो वक्र ही कहलाता है। तो लेते हैं वक्र के लिए, जैसे y बराबर मान लेंगे इसको, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्या ले रहे हैं हम, किसी वक्र के लिए ले रहे हैं, मतलब को जहां सीधी आकृति नहीं होती वहां वो आकृति वक्र कहलाती है। तो इसके लिए हम लेंगे, तो यहाँ पे हम x के मान तरह तरह के लिखेंगे। मान लो x के मान तरह तरह के लिखेंगे, जिस समय y के मान भी प्राप्त होते जाएंगे हैं। यहाँ पे एक सारणी के रूप में बनाएंगे हम, आपको थोड़ा बोरिंग ना फील हो, जो बहुत जरूरी है। एक्स और वाई, हमने जो वक्र माना वाई, हम एक्स के मान डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रखते जाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, वाई के मान निकालते जाएंगे। यदि हमारे पास एक्स और वाई के मान होंगे तभी तो हम इनको थोड़ा निरूपण कर सकें, उसी प्रकार का वक्र बना सकें। किस प्रकार का वक्र होगा वो द्विघात समीकरण के लिए, तो उसी के लिए हमें इसकी जरूरत हुई। मान लो एक्स का मान ऐसा रखते हैं जिसके कि मान लो एक्स का मान, मान लो एक्स का मान 6 रख लेते हैं, छनक 36 जो भी इसका 6 का वर्ग 36 8 आ जाएगा है। तो एक्स का मान हम 6 रखेंगे, तो छनक 36 कट गया, कितना आया, 8 आ गया है। आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे 6, तो वाई का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 के बाद 5 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, कितना भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मान हमें पॉइंट ज्ञात करने, इसमें कहाँ वक्र होगा कहाँ नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इस मान की जरूरत पड़ रही है।
ऐसे मान लो 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्ग 25 है, 5 का वर्ग 25 माइनस 5 के 30 प्लस 8, तो यहां से क्या आएगा, यहाँ -5 बचेगा, -5 में से 8 ही आएगा तो प्लस का 3 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। जब इसी प्रकार x का मान 4 रखते हैं हम, 4 रखोगे तो x का मान 4 रखोगे तो 4 चौक 16, 4 छक 24 आ जाएगा, यहाँ प्लस 8 आ जाएगा। सही है, तो क्या आ जाएगा 16 और 8 24, 24 में 24 के बाद 0 आ जाएगा है? इसी प्रकार हम x का मान 3 रखते हैं, 3 रखोगे तो 3 3 3 का 9 और 3 18 और प्लस 8, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 बचने के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा -1 है, 9 8 17, तो माइनस का 1 आएगा। हाँ सही है। जब x का मान 2 रखेंगे, मान लो x का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 6 12 और प्लस 8, सही है, 8 और 4 12, ये भी 0 हो गया, 2 का मान 0 हो गया, ये भी है, ये 2 का मान 0 हो गया। जब x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान 1 माइनस 6 गुणा 1 हो गया, ये है प्लस 8, तो 8 और 1 9, 9 में से 6 गया तो 3 बचा है, तो ये 3 आ जाएगा। इसी प्रकार x का मान 0 रखते हैं, यदि x का मान 0 रखोगे आप तो J0 क्या बचेगा, 8 बचेगा केवल। इसी प्रकार -1 रखते हैं तो -1 का वर्ग +1 और -1 क्या करेंगे, ये भी क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 8, 8 और 6 14 और 15, ये 15 आ जाएगा है। तो भी और भी मान निकाल सकते हो तुम्हें, लेकिन हम इतने ही मान हमारे लिए पर्याप्त हैं। जो हमने x y के मान निकाले हैं उन बिंदुओं को हम अपने ग्राफीय रूप पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही है कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय रूपण। तो बहुपदों को शून्य हम निकाल चुके हैं, मान लो इस तरह के हुए हैं, आप इसी प्रकार भी निकाल सकते हो, इसको बराबर 0 करके इसके 2 ही बहुपद आएंगे, उसको हम थोड़ा जो उस पर ग्राफ पर हम रूपण करेंगे वो 2 ही बिंदु मिलेंगे। लेकिन हमने साड़ी विधि से, जो कक्षा आपने 8 में पढ़ी होगी, 8-9 में पढ़ी होगी, साड़ी विधि होती है, तो उसकी सहायता से हमने x और y के डिफरेंट तरीके के मान निकाल चुके हैं। उन बिंदुओं को हम अब ग्राफीय रूप पर रूपण करेंगे। आइए करते हैं। मान लो x अक्ष पर कितना चलना, 6, पहले रूपण कर लेते हैं। मान लो ये 8 तक जा रही है बिंदु, मतलब 2 के अंतर पर ले लेते हैं, यहां ले लो, दो यहां आ जाएगा, 4 6 8, ओके, 2 4 6 8, सही है। माइनस में जरूरत है, माइनस y की जरूरत है, जो मान लो यहाँ 2 जाए हो जाएगा, सही है। इसी प्रकार पहले लेना है x अक्ष पर 6 चलना है, कहाँ चलना, x अक्ष पर 6 चलना, तो y अक्ष पर कितना चलना है, 8 चलना होगा। तो x अक्ष पर 6 चलते हैं, तो x अक्ष पर 6 चलना होगा तो 2 4 6, तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 ये वाला बिंदु हो जाएगा है। और y पे कितना चलना, 8 चलना है, y पे कितना चलना है, 8 चलना है, तो y पे 8 चलेंगे, तो मान लो y पे 2 4 6 8, तो y पे 8 और x पे 6, तो ये बिंदु थोड़ा यहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका, सही है। तो ये बिंदु क्या होगा, 6,8, क्या होगा 6,8। इसी प्रकार दूसरा बिंदु निकालते हैं 5,3, x अक्ष पर 5 चलना, y अक्ष पर 3, तो x पे 5, तो मान लो 2 4 5 यहाँ पे होगा, x अक्ष पे 5 y पे 3, y पे 3 का मतलब यहाँ पे होगा मान लो 2 और 1 3, तो यहाँ पे होगा शायद, मान लो ये बिंदु यहाँ मिलेगा हमें, तो ये कितना होगा 5,3, 5,3। इसी प्रकार दूसरा बिंदु लेते हैं 4,0, x पे 4 चलना है, y पे लेकिन 0 चलना है, x पे 4 2 और 2 4 यहाँ हो गया, और लेकिन y पे कितना चलना है, y पे हमें कितना चलना है 0, तो y पे 0, तो इस पे बढ़ेंगे तो यही पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा 4,0, ओके। इसी प्रकार और निकालते हैं, फिर लेना है 3,-1, x पे 3 चलना, y पे -1 चलना है, तो x पे 3 कितना होगा, ये होगा 2 4, ये हो जाएगा 3, ये होगा, और x पे -1 y पे -1 लगभग यहाँ आएगा, मान लो ये है, ये 2 के अंतर पे चल रहा है, तो 1 लेना, तो यहाँ पे आएगा, मान लो ये यहाँ आएगा, हाँ इस बिंदु पे आएगा, सही है। तो ये कौन सा हो गया 3,-1, 3,-1। इसी प्रकार हम और भी बिंदु निकालते हैं, 2,0, x पे 2 चलना, y पे 0, x पे 2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब x पे क्या होगा 2, यहाँ पे होगा, तो 2,0 हो जाएगा ये। इसी प्रकार 1,3, x पे 1 चलना, y पे कितना चलना 3 चलना है, तो x पे 1 चलेंगे, मान लो x पे 1 चलिए, यहाँ पे आ गए, y पे 3 मतलब लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में होगा 2 और 2, ये 2 के अंतर पे, मान लो कितने हैं 2 के अंतर पे, कितने 2 के अंतर पे, यहाँ पे 2 है 4 है 6 8, इसी प्रकार 2 4 6 8 ये भी है, सही। तो यहाँ पे हमारा जो x कितना देखना है, कहाँ तक होगा 2,0, x पे हमें 1 देना है, x पे 1 ये हुआ, यहाँ पे होगा मान लो, y पे क्या होगा 3, y पे 3 2 ये होगा, आधा यहाँ पे 3 होगा, तो इस बिंदु पे ये लगभग मिलेगा, है। तो ये कौन सा हो जाएगा 1,3, लेते हैं 1,3,
3। इसी प्रकार हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना है 8 है, तो x का मान 0 तो यहाँ पे होगा, क्योंकि मूल बिंदु पे x और y के क्या मान होते हैं 0 होते हैं, तो यहाँ पे 0 होंगे। आपने जैसा कि 9th में पढ़ा होगा, तो जो x का मान जो 0 है यहाँ पे, तो y का मान कितना होगा 8 होगा, तो y का मान 8 यहाँ पे होगा 2 4 6 8, तो यहाँ पे इस बिंदु पे क्या आएगा ये 0,8 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो आप 0,8 इस बिंदु पे लिख सकते हो। उसके बाद -1,15, तो -1 एक्स पे -1 चलना है, -1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा है, तो हमारे पास बहुत बिंदु हो गए, इन्हीं बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर लेते, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं, ये सही है। उसके बाद इन बिंदुओं से मिली आकृति को हम बनाते हैं, फिर देखते हैं जो द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात बहुपद के लिए जो वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है। मान लीजिए हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के जो बिंदु मिले इनको आपस में मिलाते हैं, थोड़ी ऐसी आकृति मिलेगी, ऐसा वक्र मिलेगा थोड़ा, सही है। जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से जाती हुई एक ऐसी आकृति मिलेगी आपको, थोड़ी ऐसी, इसे पैराबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय आकृति, परवलय। आप थोड़ा इसे इंटर में पढ़ोगे, परवलय पैराबोला आकृति होती है। तो जो वक्र इस प्रकार का बनेगा द्विघात बहुपद के लिए, जब एग्जाम्पल हो आपके पास x² - 6x + 8 है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके हल अधिक से अधिक कितने होंगे, जो इसके शून्य होंगे। वैसे हल तो कितने अनेक हैं, किसी भी x का मान, मान लो किसी भी बहुपद के लिए, किसी भी बहुपद के लिए उसके जो हल होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि सारी विधि से हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लो 6,8 होगा, 5,3 होगा, 4,0 होगा, 3, होगा। लेकिन जो एक्चुअली में जो वैल्यू है, जो उसकी मूल वैल्यू है, वो कितनी होंगी, जो मान लो जैसे मान लो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के लिए 2 ही होंगी, क्योंकि 2 ही। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष पर जिस बिंदु को काटेगा तो वो उसके उतने ही तो हल होंगे, उतने ही शून्य होंगे। आप देखोगे यहाँ पे इस बहुपद के लिए एक्स अक्ष पर कितने बिंदु काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष को, यहाँ पे काट रहा है, इसके अलावा एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा। तो इसके जो शून्य हुए कितने हुए, 1 और 2 ही हुए। और वो कौन से हुए, वो जो हुए जो एक्स अक्ष पर काटेगा। एक तो हुआ 2,0, 4,0, तो हमें 0 को कोई मतलब नहीं, वाई अक्ष के मान है, तो हमें भाई एक्स का ही तो समीकरण है, एक्स का ही तो बहुपद है, तो हमें एक्स के मान निकालने होंगे। तो जी एक्स का 2,4, तो इसके जो शून्य हुए को क्या हुए, इसके शून्य को हो गए जी 2,4 लिख सकते हैं आप। शून्य कौन से हो जाएंगे, एक तो x = 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4, तो ये आपके शून्य होंगे। तो फिलहाल मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्य होते हैं, और जिस बिंदु पर काटता है वही उसका क्या होगा, शून्य होगा है। इसी प्रकार इसकी 3-4 स्थिति बन सकती हैं। कैसे बन सकती है उसको आप समझते हैं, आइए समझते हैं। मान लो जो ऐसा वक्र है वो जरूरी नहीं है इस प्रकार का हो, जो मान लो x² - 6x + 8 का ऐसा बहुपद का हमने जो एग्जांपल लिया था, लेकिन हम थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेंगे तो नहीं, मतलब यदि दूसरा एग्जांपल होता वो किस प्रकार के रूप के हो सकते थे। तो इसकी 3-4 स्थिति है वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लो एक बहुपद इस प्रकार का होता, मान लो ऐसे ही भी हो सकता था ये, क्योंकि ये भी एक्स अक्ष पर कितने पर काटा, द्विघात, ये केवल और केवल द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए मतलब यहाँ पे 2 बिंदु पर काटा द्विघात बहुपद के लिए है। तो द्विघात बहुपद के लिए यदि यहाँ पे ऐसे जो एक्स अक्ष पर इधर काट रहा है वो ऐसे भी काट सकता है, क्योंकि हमें एक्स का मान अधिक से अधिक 2 चाहिए, तो ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। तो इसकी एक स्थिति ये भी हो सकती है, सही है। तो हमें कभी भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो हमें पूछे वो कौन सा बहुपद होगा, तो हम देख लेंगे एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रहा है, ये देखेंगे हम 2 बिंदु पर काट रहा है, और 2 बिंदुओं पर काट रहा है इसको, तो इसके अधिक अधिक शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। यदि 2 शून्य होंगे तो वो किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार हम मान लो ये ऐसे भी काट सकता है, मान लो कैसे भी काट सकता है, इसको ऐसे भी काट सकता है, ऐसे कि इसको ऊपर काटा इसको नीचे भी काट सकता है, सही है। तो मतलब इसके जो अधिकतम मीटिंग पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, जो एक्स अक्ष पे होंगे, एक्स अक्ष को छोड़ा, इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का नहीं हो सकता, गलत बता दिया। जैसे मान लो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा हूँ, एक बिंदु पर काट रहा है। यदि एक बिंदु पर काट रहा है वो, तो आप देख रहे हो इसका एक हल 1 होगा, तो ये इसकी द्विघात समीकरण के लिए ये नहीं होगा, है ये गलत होगा। इसी प्रकार यदि ये होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स बिंदु को ये एक ही बिंदु पर काट रहा है। तो ये रैखिक बहुपद के लिए, तो ये रैखिक बहुपद के लिए जरूरी होता है। जैसे कि मान लो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो
ये इधर काट रहा है तो इसी प्रकार ये इधर भी काट सकता है। ये वाला फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है किसी भी एग्जाम्पल के लिए, सही है, और ये भी हो सकती है, सही है। इसी प्रकार मान लो किसी बहुपद के लिए इस प्रकार की हो तो क्या होगा बताओ। जो वक्र है वो इस प्रकार का, जो एक्स एक्सिस है उसको इस प्रकार टच करे, सही है, जो उसको टच करे, हैं, छुए, तो आप देख रहे होंगे ये द्विघात बहुपद के लिए नहीं होगा, रैखिक बहुपद के लिए होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये किसके लिए होगा? रैखिक बहुपद के लिए होगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 की तरफ बढ़ते हैं। 2.1 करते हैं। 2.1 के 2-3 सवाल हैं, उसको करते हैं। तो 2.1 का आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। नीचे आकृतियों में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको इस प्रकार का है, ये आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। ये तो x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो आपको ये o ऑरिजिन पॉइंट होता है o। तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये बताना है कि इस आकृति को, इस ग्राफ को देखकर आप ये बताइए जब किस प्रकार का बहुपद है और इसके अधिक से अधिक शून्य क्या होंगे। यही बताया, यही पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या बताया, किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे होती है? यदि वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर वो काट रहा है वो उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्य होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बहुपद भी बता सकते हैं वो किस प्रकार का होगा। यदि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो उसको रैखिक बहुपद होगा, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा, कुछ केवल और केवल ये पूछ रहा है कि इसके शून्य का अधिक से अधिक कितने होंगे। तो आप देख रहे होंगे एक्स अक्ष को हम देखेंगे कोई रेखा या कोई वक्र जो काट रही है, कोई रेखा या वक्र जो काट रही है वो एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रही है। तो देखते हैं एक्स, मान लो एक्स पॉइंट पर कोई भी रेखा कहीं नहीं काट रही है, यदि नहीं काट रही तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? देखोगे इसके शून्य 0 होंगे। शून्य 0 क्यों होंगे भाई? मैंने बताया किसी भी बहुपद का ये क्या है? अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? 5 है, मतलब y पे क्या चल रहा है? केवल 5 चल रहा है, x पे कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये बहुपद कौन सा कहलाएगा? अचर बहुपद कहला सकता है, सही है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके शून्य कितने होंगे। मतलब मैंने बताया एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, तो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। यदि एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? 0 होंगे, हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये ओ पॉइंट है। अब आकृति इस प्रकार जा रही है आपकी, थोड़ी आकृति आपको ऊपर बन भी रही होगी। तीसरा लेते हैं। तीसरा इस प्रकार का है। तीसरा इस प्रकार का होगा। चौथा ये है। पांचवा ये है। छठवां ये है। तो ये आपकी आकृति है, इसके अधिकतम शून्य कम है बताने वो कितने हैं। ये दूसरा है। आपको जैसे कि पहला मैं बताया कि उसके एक्स अक्ष पर वो किसी भी लाइन पर टच ही नहीं कर रहा था, तो ये एक्स लाइन पर कहीं भी टच ही नहीं कर रहा था तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। इसको देखते हैं एक्स अक्ष पर कितने कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स अक्ष को वो एक बिंदु पर टच ही कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? लिखोगे यह वक्र है जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर छू रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 1 होगा। शून्य कितना होगा? 1 होगा, है। और यदि ये पूछता कि इसका शून्य क्या हुआ तो हमें पता थोड़ी है। यहाँ पे पॉइंट, यदि पॉइंट पता होता कि क्या है 4,0 है तो इसका शून्य भी पता होता क्या है 4 है। इसी प्रकार तीसरे में देखते हैं। तीसरा है
यहाँ मान लो इस पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसको ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है। यदि 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? x। हमने ने बताया कोई भी शून्यक x अक्ष को जितने भी बिंदु पर काटता है वो x का शून्यक होता है। जैसे मान लो इसको 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्य क्या हुआ? इसके 3 हुए, शून्यक 3 होंगे। सही है। इसी प्रकार चौथे को देखते हैं। जैसे मान लो ये बहुपद है, तो मैंने बताया कोई भी बहुपद हमें ज्ञात करना हो तो वो हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो एक्स अक्ष को देखेंगे। यहां पे 2 बिंदु पर काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। इसको देखते हैं एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। मान लो यहां काट रहा है 1 2 3 4, ये 4 बिंदुओं पर काटा तो इसके शून्य कितने होंगे? यही केवल और केवल ये बताना है इसके शून्य कितने होंगे। यहां देखते हैं यहाँ 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, इसके शून्य कितने होंगे? इसके शून्य 3 होंगे। है तो यदि हमसे ये पूछता कि इसके शून्य भी ज्ञात की तो हमें ये पॉइंट पता होने चाहिए ना। ये मान लो 4,0 है, -4,0, ये -2,0 है, तो हम बता सकते थे इसके शून्य -2 और -4 होंगे, जैसा कि मैंने इसमें बताया 4 है। लेकिन हमें केवल और केवल ये पूछ रहा है कि इसके शून्य क्या कितने होंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं देखना है, हमें यदि भी शून्य की बात करें और हमें थोड़ा ग्राफ रूप दे दे तो हमें यह बताना है केवल वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है। यदि एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करेगा वही उस बहुपद के क्या होंगे? शून्य होंगे। तो मैं आशा करता हूं आपकी कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 1.1 आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद इसी ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। यदि भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। और अब यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।